फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। और इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझा था और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कैसी चीज़ों की शुरुआत हुई थी और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की हम लोगों ने व्याख्या कर ली थी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन को हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये चीज़ पहले बेटा समझना पड़ेगा हमें। अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए अपवर्तन की घटना को पढ़ने के लिए हमें एक ऐसा पृष्ठ चाहिए होता है जो कि कैसा हो, पारदर्शी हो। ठीक है, तो एक पारदर्शी पृष्ठ लेते हैं। पहले ये पारदर्शी पृष्ठ आ गया, एक ये पारदर्शी पृष्ठ है। ये बना देते हैं इससे पारदर्शी पृष्ठ। ये एक पारदर्शी पृष्ठ है, इसका कुछ नाम रख देते हैं Z डैश। ठीक है, Z और Z डैश कोई पारदर्शी पृष्ठ है और इस पर ये जो है एक कोई तरंग स्रोत क्या हुआ है, ऐसे आपतित हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये आपतित हो गया ऐसे। और यहाँ पर अगर हम अभिलंब खींचते हैं तो कुछ ऐसे खींचेगा अभिलंब, कुछ ऐसे खींचेगा ये अभिलंब, है ना। और जब कोई भी तरंग स्रोत या प्रकाश स्रोत एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है वो अपने मूल रास्ते से थोड़ा सा भटक जाता है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये थोड़ा सा अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये अपने रास्ते से भटक गया। ठीक, तो ये घटना हमारे लिए कोई नई नहीं है, ये पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और इस पॉइंट को मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ M। क्या नाम दे रहा हूँ इसको? M नाम दे रहा हूँ। और एक तरंग स्रोत देखो ये आया अपना यहाँ पर आ गया। ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है, फिर प्रूफ तो बहुत ही आसान है, फिर आसानी से हम लोग कर लेंगे इसको। और यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर ये एक अभिलंब खींच दिया, ये आ गया अभिलंब। और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा फिलहाल अभी। और यहाँ से ये क्या होगा, कुछ जाना चाहिए था इसको ऐसे, है ना, लेकिन थोड़ा सा अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये कुछ यहाँ से गुजरेगा इस टाइप से। ठीक है, ऐसे गुजरेगा ये। इसका मैं नाम रख दे रहा हूँ N, इसका N नाम रख दे रहा हूँ मैं। और इन तरंग स्रोतों का तरंगाग्र लेते हैं। तरंगाग्र हमारा कौन सा होगा? तरंगाग्र बेटा, तरंगाग्र और तरंग संचरण की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के लंबवत होती है। तो यहाँ से बेटा ये आपतित हुआ था और यहाँ पर ये तरंगाग्र उत्पन्न होगा और यहाँ से ऐसे ही है, इस पर जा रहा है ये तरंगाग्र। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ M डैश, इसको नाम दे दिया मैंने। ठीक है, और ये क्या होगा बेटा, तरंग संचरण की दिशा के कैसे होता है तरंगाग्र, हमेशा लंबवत होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसको, ये आपतित किरण है ना दोनों, तो इसको बोलेंगे आपतित तरंगाग्र। ठीक, और एक तरंगाग्र बेटा देखो यहाँ से चलेगा इस तरफ के लिए, और ये भी कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। ये यहाँ पर ये 90 हो जाएगा। और इसका N है तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ N डैश। ये पॉइंट्स आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किसी भी बिंदु को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम अपना बन चुका है ये। इसमें कोण वगैरह हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं इस कोण की बेटा बात करूं तो ये आपतित किरण है। अगर कोई किरण ऐसे आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये हो गया इसका अभिलंब और ये हो गई इसकी अपवर्तित किरण। इस एंगल को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। I से लिखते हैं ना इसको। तो यहाँ पर ये वाला एंगल अपना क्या होगा, ये अपना I हो जाएगा। ये I हो गया। जब ये I है और ये नीचे वाला क्या होता है, R होता है, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा,
ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहां बात करूं, देखो यहां ये आपतित है और ये क्या है, अभिलंब, तो ये आई होगा। जब ये आई है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरे को ये वाले एंगल की रिक्वायरमेंट है, मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। इस एंगल को कैसे निकालेंगे, और इसमें मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। ठीक, ये दो कोण हमें चाहिए, यहाँ इस वाले ट्रायंगल्स में ये वाला कोण चाहिए और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला कोण चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर ये वाला एंगल और इस वाले कोण से ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो आप ये देखिए, ये तरंग संचलन की दिशा है और ये क्या है, तरंगाग्र है। अगर मैं इस पूरे इस एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल की, तो ये कितना है, 90 होगा ना, ये पूरा 90 होगा। जब ये पूरा 90 है, इतना हमारा आई है, तो ये कितना होगा बेटा, 90 माइनस आई। और इधर ये भी हमारा कितना है, 90 है। कितना है, 90 है। ये पूरा 90, इतना कोण कितना होगा, 90 माइनस आई। पूरे में से आई घटा देंगे तो 90 माइनस आई मिलेगा। और अगर मैं इतने की बात करूं तो ये 90 माइनस आई, टोटल 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, ये भी आई हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मत समझिएगा कि मैं इसको, ये आई था तो ये भी आई लिख देते, इतने इतने मतलब एक्सप्लेन करने की क्या आवश्यकता थी। तो देखिए बेटा, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आपने ही समझा, आपने लिखा और सब कुछ आपने कर लिया। पढ़ाई का बेटा मतलब ये होता है कि जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं वो किसी दूसरे को भी हमें समझाना आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ कैसे आई थी। तो समझा आप उस टॉपिक को जब ही पाओगे जब आपका उस टॉपिक पर अच्छी पकड़ होगी। ठीक है, तो इसलिए बेटा ये ज्योमेट्री लगा के मैंने आपको दिखाया कि आई ये कैसे आया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरे को आर चाहिए, तो ये एंगल बेटा पूरा कितना है, ये देखो तरंगाग्र है और ये क्या है, तरंग संचलन की दिशा है, तो ये 90 डिग्री होगा पूरा। जब ये 90 है तो ये 90 माइनस आर, तो ये कितना बचेगा, आर बचेगा। ठीक और दूसरी बात, इतना ही बेटा हमें इसमें करना है। तो जो हमने इसमें माना है वो लिख लेते हैं पहले इसमें। तो लिखते हैं माना एक अपवर्तक पृष्ठ z डैश है, जिस पर एक आपतित तरंगाग्र, क्या नाम है इसका, एम डैश आपतित है, तिरछा आपतित होता है, जबकि अपवर्तित तरंगाग्र क्या है, एन डैश है। ठीक, बस इतना लिखने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें बस दो ट्रायंगल्स लेने हैं, एक ये आई वाला और दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है इसमें ये आर वाला। ठीक है, तो आई वाला ट्रायंगल हमारा कौन सा है इसमें, तो इसमें लिखते हैं त्रिभुज एम डैश एन में, एम डैश एन में, ये वाला हमने त्रिभुज ले लिया। और इसमें मैं लगाऊंगा साइन आई, इसमें क्या लगाऊंगा मैं, साइन आई इक्वल टू, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़, क्या होता है, लंब बटा कड़। अगर मैं यहाँ लंब की बात करूं तो आई के सामने वाली जो भुजा होती है, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे लंब बोलते हैं। तो लंब क्या हो जाएगा, एम डैश एन, और कण कौन सा होगा, 90 के सामने कण होता है, एम एन कण हो जाएगा, एम एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन आई इक्वल टू, यहाँ एम डैश एन का मान लगाते हैं और एम एन का मान लगाते हैं।
एम डैश एन, एम डैश एन, और इसमें क्या था एम एन डैश। ये दोनों बेटा समान समय में जितनी भी दूरी बेटा तय करेंगे, यहाँ मान लेते हैं बेटा इधर चाल कितनी है प्रकाश की v1, कितने समय में चलता है ये t समय में, क्योंकि जितने समय में बेटा ये यहाँ से इधर पहुँचेगा उतने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। लेकिन अंतर बेटा किसका होगा, यहाँ पर चाल होगी v1, यहाँ पर चाल होगी अलग। अलग क्यों होती है चाल, क्योंकि यहाँ का माध्यम कुछ और होगा, यहाँ का माध्यम कुछ और होगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ माध्यम कुछ और होगा, यहाँ माध्यम कुछ और होगा। और जब माध्यम बदल जाता है तो प्रकाश की चाल भी चेंज हो जाती है ना। तो इधर की मैंने प्रकाश की चाल क्या मान ली है v1, और इधर प्रकाश की चाल मुझे क्या माननी पड़ेगी v2। इसको मैंने बोल दिया b2, कितने समय में t समय में। तो m डैश n, ये दूरी कितने समय में बेटा तय की गई है, ये वाली दूरी। चाल बराबर हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो दूरी हमारी कितनी है, दूरी है m डैश n, m डैश n इक्वल टू चाल, चाल है यहाँ पर v1, कितने समय में t समय में, तो यहाँ गुणा करके t लगा दिया। तो m डैश n का यहाँ मान आ जाएगा हमारा v1t, और mn को mn ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। एक त्रिभुज से हमने ये काम कर लिया, दूसरे त्रिभुज से भी हमें साइन r का मान निकालना है। त्रिभुज m n n डैश में, m n n डैश में लगा देते हैं। इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, साइन r इक्वल टू, इसमें भी लगाना पड़ेगा लंब बटा कड़, लंब बटा कड़ होता है साइन बराबर। तो यहां लंब कितना हो जाएगा, r के सामने लंब होता है m n डैश बटे में m n डैश बटे में 90 के सामने कड़ होता है m n अपना कड़ हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ पर वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं, साइन r इक्वल टू m n डैश। जितने समय में ये यहाँ से यहाँ आया बेटा उतने समय में ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा। और यहाँ की चाल हमने क्या मान ली है बेटा b2। तो इस बार m n डैश का मान कितना आएगा, m n डैश का मान कितना आएगा बेटा, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। चाल क्या है b2 और समय क्या है t। तो यहाँ क्या हो जाएगा b2t बटे में mn, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर देना है। समीकरण 1 को डिवाइड करना है किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 1 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, साइन आई बटे में यहाँ क्या आ जाएगा, साइन r। साइन आई का मान कितना था यहाँ पर, b1t बटे में mn, और यहाँ पर क्या आ जाएगा b2t बटे में mn। तो mn से mn कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ये। यहाँ से हमारा ये क्या बच रहा है, यहाँ से ये हमारा बचेगा साइन आई बटे में साइन r इक्वल टू b1 बटे में v2। तो इसको हम बेटा और क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटे में साइन r। b1 और b2 किन्हीं भी दो माध्यमों में जो प्रकाश की चालों का जो अनुपात होता है वो हमेशा बेटा क्या रहता है, नियत रहता है। और इस नियत को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक n से लिखते हैं। और यही बेटा हमारा क्या होता है, स्नेल का नियम होता है जो कि अपवर्तन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया, यही क्या है, यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम होता है, यही स्नेल का नियम होता है। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, ये साइन आई बटे में साइन r बराबर क्या, कांस्टेंट। इससे ये साबित होता है कि ये हाइगेंस की द्वितीय तरीकों को सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या हम लोग इस प्रकार करेंगे। तो आई होप बेटा ये आपके समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है प्रकाशिक पथ। तो प्रकाशिक पथ क्या होता है, जितने समय में प्रकाश किसी माध्यम में
दूरी तय करता है, उतने ही समय में निर्वात या वायु में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाशिक पथ। प्रकाश जितने समय में, सूर्य का प्रकाश जितने समय में किसी माध्यम में दूरी तय करता है, उतने ही समय में वायु या निर्वात में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाशिक पथ। ठीक है, तो इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। जितने समय में प्रकाश, जितने समय में प्रकाश माध्यम में दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, उतने ही समय में, उतने ही समय में, उतने ही समय में वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को, दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाशिक पथ। दूरी को प्रकाशिक पथ कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक पथ कहते हैं। मतलब प्रकाश जितने समय में किसी माध्यम में चलता है, उतने ही समय में वायु या निर्वात में चलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक पथ। ठीक, एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ ड्राइव कर लेते हैं। आप सपोज करिएगा कि यहाँ पर कोई ये माध्यम है, ठीक, कोई भी माध्यम हो सकता है वायु या निर्वात को छोड़कर, ठीक, और यहाँ पर ही हमारा चल रहा है इसमें सूर्य का प्रकाश। कोई भी माध्यम हो सकता है, वायु और निर्वात को छोड़ के यहाँ कुछ भी हो सकता है, पानी, मोम, कांच, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो प्रकाश जो दूरी तय करता है, वो कितनी दूरी तय करता है? डी दूरी तय करता है, डी। ठीक है, कितने समय में? टी समय में, टी समय में दूरी तय करता है। ठीक, और जो भी ये माध्यम होगा, पानी है, कांच है, मोम है, कोई मेटल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ, बस वायु नहीं होगी यहाँ, उसका अपवर्तनांक हमने क्या मान लिया है? एन मान लिया है। ठीक, क्या मान लिया है? यहाँ अपवर्तनांक एन मान लिया है। और जिस स्पीड से यहाँ गति कर रहा है, जिस स्पीड से प्रकाश चल रहा है, उसको हमने क्या मान लिया है? बी मान लिया है। ठीक, बी मान लिया यहाँ पर। और फिर हमें कहाँ चलाना है प्रकाश को? फिर हमें चलाना है यहाँ प्रकाश को कहाँ पे चलाना है? वायु में। और इसके अंदर क्या है? वायु है या फिर क्या है? निर्वात है। ठीक, यहाँ पर जो प्रकाश चल रहा है, वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, हम वहाँ पर उसको बी से नहीं लिखते हैं, सी से लिखते हैं। आपको याद हो, किससे लिखते हैं? सी से। और इसका अपवर्तनांक होगा 1, क्योंकि वायु या निर्वात के लिए जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। तो 1 को लिखना ना लिखना बराबर ही होता है। ठीक है, मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर वायु या निर्वात के लिए जो एन का मान होगा वो 1 होगा। ठीक, और जितने समय में, क्योंकि समय हमें सेम रखना है, जितने समय में, उसी को तो बोलते हैं प्रकाशिक पथ। जितने समय में प्रकाश किसी माध्यम में दूरी तय करता है, उतने ही समय में, कितने समय में? उतने ही समय में। अगर यहाँ टी समय लिया है, तो यहाँ पर भी हमें समय को क्या मानना पड़ेगा? टी मानना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर चली गई दूरी को मैं क्या मान लेता हूँ? डी नॉट बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें एक रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। कैसे निकलेगा रिलेशन? हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 9 में। क्या था? n बराबर सी बटा वी। एन बराबर क्या होता है? सी बटा वी। पढ़े था नहीं फॉर्मूला? n बराबर सी बटा बी। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर, तो आप कहेंगे सर दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। अगर मैं यहाँ b का मान निकालना चाहूँ, तो चाल हो गई b, दूरी कितनी तय कर रहा है बेटा? ये b से d, और समय कितना ले रहा है? ये t। लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ लग देते हैं यहाँ पर n बराबर c, और बटे में क्या जाएगा? d अपॉन t। सही है, और ये ऊपर चला जाएगा n बराबर सी टी बटे में d, n बराबर सी टी बटे में d। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेटा बात करूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाल बराबर c बराबर क्या हो जाएगा? बोलिएगा, c बराबर क्या हो जाएगा? अगर मैं फॉर्मूला, ये तो मैंने इस वाले माध्यम में लगाया था, b बराबर d
बटे में टी। ऐसे यहाँ पर लगाऊं तो c बराबर चाल हमारी c है और दूरी कितनी चल रहा है, ये डी नॉट और बटे में समय यहाँ पे कितना लग रहा है, t लग रहा है। तो डी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, ct। डी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये ct हो जाएगा हमारा, ct। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ct की जगह पर यहाँ डी नॉट लगा दूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं ऊपर रख देता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ। n बराबर ये क्या हो जाएगा अपना, n बराबर ct की जगह पे क्या लगा दूंगा, डी नॉट और बटे में d। तो डी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, ये n d। तो ये आ गया हमारा प्रकाशिक पथ का फॉर्मूला। तो आई होप बेटा ये समझ में आया होगा। इसको आप साइड में लिख लेंगे जिससे ये आपके दिमाग से ना निकले। तो जितने समय में प्रकाश किसी माध्यम में दूरी तय करता है उतने ही समय में निर्वात या वायु में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाशिक पथ। ठीक, तो आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या क्या बदलाव होता है। आगे हमें इसमें पढ़ना है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य का प्रभाव। तो जब हमारा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आवृत्ति को छोड़कर प्रकाश का वेग, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ये सब कुछ क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। जब प्रकाश हमारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो आवृत्ति को छोड़कर सब कुछ हमारा क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग, तरंगदैर्घ्य आदि परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ये मान लेते हैं इसमें कोई माध्यम है, कुछ भी हो सकता है इसमें माध्यम हमारा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई माध्यम है और जो भी यहाँ पर माध्यम है उसका अपवर्तनांक मान लेते हैं क्या है, n है। और यहाँ से हमारी कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, इसके चारों तरफ भी कोई माध्यम होगा, यहाँ पर वायु मान लेते हैं, ठीक है। और ये प्रकाश की किरण अंदर जाके अपने मार्ग से कुछ ऐसी विचलित हो जाती है और मान लेते हैं इधर की तरंगदैर्घ्य कितनी है, लैम्डा, या इसको लैम्डा नॉट बोल देते हैं और इसको बोल देंगे लैम्डा। ठीक, ये निर्वात में तरंगदैर्घ्य है और ये वाली कहाँ पर है, ये माध्यम में तरंगदैर्घ्य है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। आवृत्ति जो यहाँ होगी वही आवृत्ति यहाँ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, एक रिलेशन इन दोनों तरंगों के लिए एक रिलेशन निकाल लेते हैं कि वायु या निर्वात में। तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं किसके लिए, वायु या निर्वात में क्या हो जाएगा, आवृत्ति नहीं चेंज होती, आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होगी, c, क्योंकि निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वहाँ पर हम c से प्रदर्शित करते हैं उसको, है ना। और जो हमारी यहाँ पर प्रकाश की चाल होगी उसको क्या करते हैं, b से लिख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चालों को c से लिखा जाता है। तो आवृत्ति बराबर होता है चाल बटा आवृत्ति, चाल बटा तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ हो गया ये c बटा लैम्डा, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब इस माध्यम में लगा लेते हैं सेम फार्मूला, माध्यम में किस में अप्लाई कर लेते हैं, माध्यम में। तो माध्यम में अगर इसको न्यू माना है तो इसमें भी वही मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो इसमें भी यही हो जाएगा,
लेकिन फार्मूला हमारा इस बार क्या हो जाएगा, चाल कितनी है, चाल है हमारी इसमें v, और लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा नॉट होगा ये, और यहाँ पर होगा लैम्डा। ये हो गई समीकरण नंबर 2, ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो दोनों को बराबर रख देते हैं, ये भी लैम्डा, ये भी आवृत्ति है, ये भी आवृत्ति है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर रख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी बटा लैम्डा नॉट और इक्वल टू यहाँ b बराबर b अपॉन लैम्डा, b अपॉन लैम्डा आ जाएगा ये। तो इसको इसके बटे में ले आते हैं, c बटा b इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा नॉट बटे में लैम्डा, और c अपॉन b को हम लिख सकते हैं n। c अपॉन b का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। c अपॉन b बराबर क्या होता है, n होता है। तो लैम्डा नॉट बटे में लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हमारा यहाँ आ जाएगा लैम्डा नॉट बटे में n। मतलब आवृत्ति क्या होगी, अपवर्तनांक की n गुनी कम हो जाएगी आवृत्ति, सॉरी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, जो भी माध्यम का अपवर्तनांक होगा उसकी n गुनी कम हो जाएगी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। तो तरंग दैर्ध्य हमारी क्या होती है, घट जाती है। ठीक, तो इस पे हम कुछ सवाल लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर लंबे किसी द्रव स्तंभ को पार करने में कितना समय लगेगा, द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें कोई द्रव स्तंभ है, द्रव स्तंभ बोले तो इसमें द्रव हमारा भरा हुआ है। ठीक, इसमें द्रव है, और जो भी द्रव है इसमें उसका अपवर्तनांक हमें दे रखा है कितना, 4/3। और इसकी जो दूरी कितनी है द्रव स्तंभ की, ये d का जो मान है ये कितना है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, तब हमें ये बताना है कि इस जब इससे सूर्य की प्रकाश गुजरेगी तो उसको यहाँ से इधर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, और द्रव का हमें अपवर्तनांक दे रखा है 4/3। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग एक फॉर्मूला इसमें पढ़े हैं, n बराबर c बटा b, पढ़े थे ना ये, n बराबर c बटा b। अगर मैं b की बात करूं तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय। तो अगर मैं यहाँ इस b की जगह लगाऊंगा तो चाल कितनी है हमारी b, दूरी कितनी चल रहा है ये d, और समय कितना मान लेते हैं t। मान लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, t टाइम लगेगा। तो t मान लिया, तो b की जगह पे मैं यहाँ लगा दूंगा c बटे में, यहाँ आ जाएगा c, b की जगह पे क्या लगा दिया, d बटे में t। तो t जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा n बराबर ct बटे में d। तो मान निकालना है पहले c का, सॉरी t का मान निकालना है, तो t को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा nd इक्वल टू ct। उससे आगे यहाँ कर लेते हैं, तो ये c इसके बटे में आ जाएगा, तो nd बटे में c इक्वल टू t। तो t बराबर ये आ जाएगा nd बटे में c। तो यहाँ पर n के, d के और c के मान लगा लेते हैं। n का मान कितना है, n का मान है 4/3 लगा लिया यहाँ पर, और d की वैल्यू है 10 किलोमीटर। अभी ये 10 किलोमीटर में दिया है, और अभी हम यहाँ पर जो c का वैल्यू लगाएंगे वो लगाएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मान लगाएंगे मीटर में, और ये दिया है किलोमीटर में। तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं हम लोग मीटर में। तो 10 ये है, और मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा, और बटे में c का मान 3 × 10⁸ हो जाएगा ये। तो 4 से 10 की गुणा कर देते हैं, ये 40 हो जाएगा, और 3 3 9। इसको लिख देंगे 10⁻3, और ये हो जाएगा 10⁸8। इसको भाग करेंगे तो 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 चौक 36 दोबारा से, और ये 10⁸8 ऊपर जाएगी तो -5, ये आ गया सेकंड। तो इतना टाइम लगेगा प्रकाश को इस द्रव स्तंभ को पार करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें दूसरा सवाल है, इसमें लिखा है निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम है, जल में तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। ठीक है, जल में तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें हमें दे रखा है निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। निर्वात में जो तरंग दैर्ध्य दी होती है इसको हम लैम्डा नॉट से करते हैं प्रदर्शित। ये कितना हो जाएगा, 4800 एंगस्ट्रॉम। जल में तरंग दैर्ध्य की गणना हमें करनी है, जल में, तो लैम्डा का मान हमें निकालना है।
ठीक है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़े थे, लैम्डा बराबर क्या आया था निकल के, लैम्डा नॉट बटे में एन। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी है 4800। और यहाँ दूसरा माध्यम कौन सा है, जल। और जल का अपवर्तनांक आपको बेटा पता होना चाहिए कितना होता है, जल का अपवर्तनांक 4/3, 4/3 होता है जल का अपवर्तनांक। तो 4 बटा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 4800 गुणा 3 बटे में 4, इसको काटेंगे तो ये 1200 आएगा। तो 1200 तो ये हमारा कितना होगा, ये 3600। तो 3600 एंगस्ट्रॉम उसकी जो है तरंग दैर्घ्य रह जाएगी। और अभी हम ये सिद्ध भी किए थे कि तरंग दैर्घ्य जब निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो हमेशा उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, पहले के कंपैरिजन में, निर्वात के कंपैरिजन में क्या होती है, घट जाती है। ठीक है। तीसरा सवाल हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। इसमें सवाल है, इसमें लिखा है एक वर्णीय प्रकाश की किरण जिसकी तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। अपवर्तित किरण की तरंग दैर्घ्य हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें लिखा है एक वर्णीय प्रकाश की किरण जिसकी तरंग दैर्घ्य, ये लैम्डा नॉट का मान है, कितना हो गया ये 5000 एंगस्ट्रॉम, और 1.5 माध्यम के में प्रवेश कर रही है। तो ये n का मान हमें दे रखा है कितना 1.5। तब लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कितनी होगी। तो लैम्डा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा नॉट बटे में n। लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी है 5000 और n का मान कितना है 1.5। इसका हटाते हैं 0.0 बढ़ जाएगा और इसकी कितना आ गया 50,000 बटे में 15। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 15 3 45। हाँ, जब इसको इससे भाग देंगे तो इतना आएगा ये भाग होने के बाद में। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ऐसे भी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, घट जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तरंग दैर्घ्य क्या होती है, घट जाती है। ठीक है। तो 5000 से इतनी रह जाएगी। ठीक, चौथा क्वेश्चन हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कांच व जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक हमें इसमें दे रखे हैं। एक हमें किसका दिया है, कांच का, जिसको मैं लिख रहा हूँ n, और इसको गिलास बोलते हैं Ng। कितना मान है इसका 3/2। और दूसरा हमें यहाँ किसका दिया है, जल का, तो इसको लिख रहा हूँ मैं NW से, कितना है इसकी वैल्यू 4/3। तो n बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था C/B, पढ़े थे ना C/B। तो ऐसे में अगर यहाँ से लिखूंगा तो Ng इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये C/Bg। प्रकाश की चाल किस में, गिलास में, कांच में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से मैं ऐसे इसको क्या लिख दूंगा, NW इक्वल टू C/VW। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। समीकरण 1 को डिवाइड कर दिया हमने किसको, समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, Ng बटे में NW, इधर क्या आएगा C/Bg बटे में C/VW। तो C से C कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका Ng बटे में NW इक्वल टू VW बटे में Bg। तो हमें किन की चालों का अनुपात बताना है, कांच व जल में प्रवेश की प्रकाश में चालों का अनुपात बताना है। कांच और जल, इसको उल्टा भी करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा Bg बटे में WV इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा फिर NW बटे में Ng। इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। NW का मान कितना है, NW का मान है 4/3, और यहाँ पर Ng का मान कितना है, Ng की वैल्यू है 3/2, 3/2। ये जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 4×2 बटे में 3×3। तो ये अनुपात निकल के आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 तियाँ 9। इसको हम लिख सकते हैं 8:9 Bg अनुपात VW, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत का जो पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम इसमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस। ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।